यहां 90 की दिहाई में 2 हुकूमतें करप्शन में निकाली गई। जब वो करप्शन में जाती थी और एस्टेब्लिशमेंट निकालती थी, लोग मिठाइयां बांटते थे। फिर जनरल मुशर्रफ आ गया, 2 दफा करप्शन में गवर्नमेंट्स को ना कि वो खुद उसने मार्शल लॉ लगा दिया, लोगों ने मिठाइयां बांटी, लोग उनकी करप्शन से तंग थे, उन 2 जमातों की। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने उनको एनआरओ दे दिया, वो वापस आ गए। फैसला जनरल मुशर्रफ ने किया एनआरओ देने का, जब उसके पास राइट ही नहीं था कि अवाम का पैसा, करप्शन का मतलब होता है अवाम का पैसा चोरी होना, तो अवाम का पैसा चोरी होगा, जनरल मुशर्रफ माफ कर देता है उनको, वो आ जाते हैं और 10 साल 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ता है। करप्शन केसेस उन्हीं दौर में इनके बनते हैं। ये जो अब एनआरओ ले रहे हैं 2, ये 95% करप्शन केसेस उस 10 साल के बने हुए थे। 4 गुना पाकिस्तान में कर्जा बढ़ जाता है। मुझे लोग वोट देते हैं इसलिए कि लोग इनसे तंग थे। और उसके बाद वही एस्टैब्लिशमेंट फैसला करती है कि अब चेंज की वक्त आ गया और वो इनको वापस ले आती है, और यही कॉन्स्पिरेसी होती है बाहर, एक बैरूनी कॉन्स्पिरेसी अंदर, और यह फैसला हो जाता है। कहते हैं जी हम न्यूट्रल हो गए हैं। न्यूट्रल का कोई भी मतलब ले लें, मतलब तो यह है कि उन्होंने पता था कि साजिश हो रही है, रास्ता नहीं रोका, ये आ जाते हैं। अब होता क्या है, एस्टैब्लिशमेंट को इस मुल्क में आदत पड़ गई थी कि जिधर वो लोगों को धकेलेंगे लोग उधर चले जाएंगे। जब वो चेंजेस लेके आते हैं मिठाइयां बढ़ती हैं। एस्टैब्लिशमेंट को आदत थी। उनको एक धचका पड़ा कि इस बारी पाकिस्तानी कौम ने फैसला किया कि नहीं, ये जो 30 साल से मुल्क को चोरी कर रहे हैं, हम इनके साथ नहीं जाना चाहते, और इसलिए वो पब्लिक सड़कों पे आ गई। मैंने अवाम से मैं उठा हुआ हूं। मैंने तो कोई बड़ी किसी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर मेरी पार्टी तो नहीं बनी थी, जिस तरह नवाज शरीफ बना था या जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो बना था। मैं तो 22 साल स्ट्रगल करके अवाम से ऊपर आया था, तो मैंने तो अवाम में वापस जाना था। और अवाम ने जिस तरह मैं क्या कहूं, मेरी पजीराई की, जिस तरह उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, मैं तो खुद ही उस पर भी हैरान रह गया। गर्मी की इंतहा, यानी इस बारी अप्रैल और मई, दुनिया में कहते हैं कि पाकिस्तान सबसे गर्म मुल्क था, इतनी गर्मी थी, और एक से एक बड़ा जलसा पब्लिक ने आना शुरू हो गया। हमने लॉन्ग मार्च अनाउंस की 25 मई को। जब हमने लॉन्ग मार्च अनाउंस की तो इन्होंने 3 लॉन्ग मार्चेस हमारे खिलाफ की। हमने समझा कि आइन और कानून हमें इजाजत देता है, हमने इनको कहीं रोका नहीं था, हमने इनको इजाजत दे दी, तो ये भी हमें आने देंगे। इन्होंने जो तशद्दुद किया, जो लोगों के घरों में 2-2 दिन पहले रातों के 3 बजे जाके इन्होंने जिस तरह का तशद्दुद किया, ना चादर ना चार दीवारी, लोगों को उठा के लोगों को जेलों में डाला। किस वजह से? उसके बाद इन्होंने जब वो प्रोग्राम में एहतजाज हुआ वहां इस्लामाबाद में, उनके ऊपर शेलिंग, फैमिलीज निकली हुई हैं, उनके ऊपर उन्होंने शेलिंग की। और हम हैरान कि क्या इनके लिए जायज है लॉन्ग मार्च और हमारे लिए नहीं है। ऊपर से पहले आप बैरूनी साजिश के तहत आए, फिर सारे चोरों को ऊपर बैठा दें, हम एहतजाज करें तो हमें भेड़ बकरियों की तरह डंडे मारे। तो उसके बाद इन्होंने समझा कि पार्टी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, मम्मी डैडी पार्टी है, यहां तो औरतें बच्चे आते हैं, तो इन्होंने समझा कि खत्म हो जाएगी। और ये समझे नहीं पाकिस्तानी कौम को, क्योंकि बंद कमरों में जब फैसले होते हैं आपको नहीं पता कि ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा होता है। जो इंफॉर्मेशन ये लेते हैं, अगर इनकी इंफॉर्मेशन ये करेक्ट होती तो इस मुल्क में इतने ज्यादा हादसे ना हुए होते। इंफॉर्मेशन किधर से आती है, ग्राउंड का सिचुएशन नहीं पता। जब देख रहे हैं कि पब्लिक निकली हुई है और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इनको, कौम नजर आ रहा है कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर रही है, बजाय वो साइंस देखने के लिए, जिस तरह भेड़ बकरियों को मार मार के सीधे नहीं करते, वो शुरू हो गया करना। बाय इलेक्शन आया 17 जुलाई को। 17 जुलाई के बाय इलेक्शन में सारी गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल हुई।
इलेक्शन कमीशन ने हर किस्म की धांधली की इनके लिए। ईवीएम मशीन उसने इसलिए नहीं आने दी क्योंकि इन दोनों पार्टीज ने जाली वोट्स रजिस्टर करवाई हुई है हर हल्के में। नहीं तो कॉमन सेंस है कि सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जो 2015 के अंदर जो जुडिशल कमीशन बैठी थी धांधली पे, उसमें एक चीज वाज़ेह होगी कि अगर आप ईवीएम मशीन ले आए तो 90% धांधली खत्म हो जाती है। इन्होंने जान के नहीं आने दी, इस इलेक्शन कमीशन ने रोका। इन दोनों पार्टीज इन्होंने मुखालफत की और हैंडलर्स ने मुखालफत की क्योंकि मैनिपुलेट नहीं हो सकते इलेक्शन। उसके बाद बटन दबाओ तो रिजल्ट आ जाता है। हम हैरान, हम चाह रहे फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पहली दफा गवर्नमेंट ने कोशिश की और इन्होंने अपोज किया। उसके बावजूद पीटीआई स्वीप कर जाती है, तहरीक इंसाफ जीत जाती है, सारे दंग रह जाते हैं। फिर भी साइंस नहीं पढ़े कि कौन किधर खड़ी है। उसके बाद मजीद और प्रेशर, धमकियां, और उसके बाद क्या होता है कि एक चेंज होता है, एक हैंडलर आ जाता है इस्लामाबाद, फैसल, जनरल फैसल, मेजर जनरल फैसल। वो कह के आता है कि मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि मैं कैसे इनको सीधा करता हूं। और सख्तियां शुरू हो जाती हैं। जो तहरीक इंसाफ के लिए मीडिया कवर कर रहा है उनके लिए सख्तियां, जो तहरीक इंसाफ को फेवर कर रहा है उनके ऊपर सख्तियां। हमारे मेंबर्स को अप्रोच किया जा रहा होता है कि आप हमारे एमपीज को, ये जरा सुने, एमपीज को डराया धमकाया जा रहा है कि इसको छोड़ो इमरान खान को। क्या डराया धमकाया जा रहा है कि हमारे पास हमारी करप्शन केसेस है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो हमारे पास वीडियोज हैं, आपकी गंदी वीडियोज हैं, वो हम तो ब्लैकमेल करने के लिए। ये तमाशा हो रहा पाकिस्तान में कि हमारी अपनी एजेंसीज अपनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने नहीं दे रही और ये इस्तेमाल कर रही है। बजाय रियलाइज करें कि आपने गलती कर दी है, लोग चोर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद एक गलती को दोहराते जा रहे हैं और फोर्स करते जा रहे हैं लोगों को। धमकियां आनी शुरू हो गई। मुझे तब पता चला कि मेरे ऊपर एक इन्होंने प्लान बनाया, क्योंकि आप अच्छा, फिर इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जा रहा है किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो। फॉरेन फंडिंग केस, पता चला वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं है, उसको हमें लटकाया कि फॉरेन फंडिंग में अब पार्टी जाएगी। पता चला वो प्रोहिबिटिव फंडिंग है, उसके अंदर पार्टी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकती। उधर से चेंज करके तोशा खाना आ गया। तोशा खाना का सारा रिकॉर्ड तोशा खाना के अंदर पड़ा है। जो चीज भी है वो उसके अंदर पड़ी है, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है चोरी की। अगर आप है तो वो एकदम पकड़ी जाती है। तोशा खाना केस चला गया, उसमें जी अब तोशा खाना में डिस्क्वालीफाई कर देता है। वो वकील जाके उससे पूछ रहा है कि किस बेसिस पे एक इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई कर दी। क्यों जी? वो वहां नवाज शरीफ का हुक्म आया हुआ है कि इमरान खान को हमें इकट्ठा लेवल प्लेइंग फील्ड दो। वो आदमी जो अरबों रुपया इस मुल्क का चोरी करके बाहर लेके जाता है, जो हुदैबा पेपर मिल्क, ये हुदैबा पेपर मिल्क समझ लें, इसहाक डार ने जज के सामने अपनी फ्री विल से स्टेटमेंट दी है, जिसको सेक्शन 164 कहते हैं। 164 बयान जो है वो जेल में नहीं दिया जाता, वो आप जज के सामने जाके कन्फेस करते हैं कि ये मैंने किया है। तो ये 25 अप्रैल 2000 में इसहाक डार वहां बयान देता है कि मैं शरीफ खानदान के लिए पैसे चोरी, इनके चोरी का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करता हूं इंग्लैंड। वहां काजी फैमिली के बेनामी अकाउंट्स खोले जाते हैं, शरीफ फैमिली का वहां से, और फिर रेमिटेंसेस दिखा के पाकिस्तान आता है और शरीफ फैमिली के अंदर चला जाता है। यानी सीधी सीधी चोरी। हुदैबा पेपर मिल्क में एनआरओ मिल जाता है, डिस्पाइट के वो इसहाक डार कह रहा है कि मैं कन्फेस कर रहा है कि मैं मनी लॉन्ड्रर हूं शरीफ खानदान का, और इनको बता रहा है कि करप्ट है, एनआरओ मिल जाता है। वो नवाज शरीफ जो कि फिर एवंसफील्ड अपार्टमेंट उसकी पैनामा पेपर्स के अंदर पकड़ी जाती है, तस्लीम कर देता है हमारी है। अब पैसा किधर से आया वो बता नहीं सकते, कभी कतरी खाता आ जाता है, फिर एक कोई फेक डीड आ जाती है, ट्रस्ट डीड, वो क्लेबरी फॉन्ट वाली, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आज तक एक डॉक्यूमेंट नहीं बताई कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में
4 अपार्टमेंट्स आपकी जो आप तस्लीम कर रहे हैं हमारी हैं, और कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान को और मुझे एक ही तरह लेवल प्लेइंग फील्ड दो। इमरान खान ने अपने लंदन का फ्लैट 34-35 साल पहले लिया, क्रिकेट खेलता था इंटरनेशनल, अदालत ने जब मांगा सारा रिकॉर्ड दिया। रिकॉर्ड का मतलब कि एक 40-40 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए गए, किधर से पैसा आया, कैसे फ्लैट खरीदा, बेचा कितने का, मनी ट्रेल पाकिस्तान बैंकों के थ्रू पैसा आया।